Hi everybody, let's start with our reasoning class. Last time I have completed my GK class. Last time उन्होंने GK क्लास कंप्लीट की थी. Today is the turn of reasoning. आज हम लोग reasoning पढ़ेंगे. Reasoning में basically हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Reasoning में basically जो है वो हम लोगों को logics यूज करना है. लॉजिक्स किस बेस पे होंगी, क्या होंगी, कैसे होंगी, ये सब मैं अपनी डिटेल्स में बताती हूँ. उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक पेन, एक कॉपी लेके बैठो रीजनिंग के. अब रीजनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से. जैसे रीजनिंग क्लास का फर्स्ट होलिए है, टेक अ नोटबुक, pen and material which you want. Like water bottle and etc. So let's start our reasoning class. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. रीजनिंग क्लास की पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसे प्रैक्टिस करना. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मैं सिखा रही हूँ कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन से हम लोग जाएंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. इससे पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. कोई भी रीजनिंग का पेपर हो, इसमें के क्वेश्चंस 110% आते हैं. इजीएस्ट लेवल पे नहीं और हार्डेस्ट लेवल पे आते हैं. जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा है n² + 1, ये उसी तरीके का. बट ये बहुत इजी है. एक इसके बेस पे एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, वो और बढ़िया होगा. पहले हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट पे चलेंगे. देखो कैसे डिफिकल्ट इजी है. इसमें लिखा है 2 4 6 8 -12. या हम लोग इसको अगर इरेज कर दें 12 को, तो मतलब इसका आंसर बता दें. 12 रहने दो, 12 रहने दो. ठीक है. अब इसको देखो ध्यान से. इसमें क्या हो रहा है, 2 + 2, फिर से +2, फिर से +2, यहाँ पे 11, फिर से +2. हमें ये बीच की मिड संख्या बतानी है. अब ये क्या होगा, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6. इससे अकॉर्डिंग हम विदाउट टाइम वेस्टिंग डायरेक्ट देख लेते हैं. 8 + 2 = 10. एंड फॉर रीचेकिंग, मतलब चेक करने के लिए कि मेरा आंसर करेक्ट है नहीं, तो 10 + 2 = 12. तो योर फाइनल आंसर इज 12. ठीक है. अब आगे सेकंड क्वेश्चन की. इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए ही चलना. अब सेकंड क्वेश्चन कुछ इस अकॉर्डिंग से है. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 3 नेम्स you have a man. Let's suppose that question कुछ इस अकॉर्डिंग से है. Davar yeah here is sitting animal, humans and birds represent in diagram. हमें इन
here is animal, human, birds represent in a diagram. Yeah, there is the answer is wrong. There was not answer is 12. It is 8 plus 2 is equals to 10 होता है. ठीक है, यहाँ पे 10 है. मैंने चेकिंग के लिए बताया था कि 10 plus 2 is equals to 12 होता है. मतलब ये सही है, बट यहाँ पे 10 होगा क्योंकि 10 plus 2 12 होता है. यहाँ पे 10 होगा. ठीक है, मेक इट करेक्ट. यहाँ पे 10 आएगा. यहाँ पे सारी संख्या डिविजिबल बाय 2 है. तो से डिविजिबल सारी की सारी. पहला पॉइंट तो ये है नोटेड पॉइंट, और हम लोग डायरेक्टली चेक करें तो यहाँ पे 10 ही आएगा. बेसिक से लॉजिक है, सबको आता है, इसमें कुछ स्पेशल मुझे बताना नहीं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है कि एनिमल्स, ह्यूमंस और बर्ड्स का डायग्राम रिप्रेजेंट करना है. 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. 4 ऑप्शंस को इस अकॉर्डिंग समझे. देखो 4 ऑप्शन होंगे. पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा एंड चौथा. इट इज ए, इट इज बी, सी एंड डी. तो यहाँ पे 3 डायग्राम्स है. मान लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है. What these diagrams are saying? ये डायग्राम क्या कह रहे हैं? तो ये डायग्राम कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग पहला हमारा एनिमल है, ह्यूमन है, एंड बर्ड है. तो एनिमल्स किसके अंदर आते हैं? ह्यूमंस. ह्यूमंस जो है एनिमल्स के अंदर आते हैं. इस डायग्राम का मतलब ये है. और बर्ड्स अलग होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड बर्ड्स अलग अलग होते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल तो एज इट इज है, बट ह्यूमंस के अंदर बर्ड्स आती हैं. मतलब बर्ड्स और ह्यूमंस सिमिलर होते हैं. और यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर बर्ड्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं. दैट इज रॉन्ग. हम लोगों को पता है कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं. जैसे एनिमल्स एक अलग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट ये अलग है. एनिमल्स अलग होते हैं, बर्ड्स अलग होते हैं, और आपका ये ह्यूमंस अलग होते हैं. हाँ, माना तीनों ब्रीथ लेते हैं, फूड है, मतलब पूरा कंप्लीट डुप्लीकेट ह्यूमंस होते हैं, बट डिफरेंस है ना. ये एनिमल्स है, ये बर्ड्स एंड ह्यूमंस. तो हम लोग इनको एक साथ नहीं रख सकते. तो ये तीनों चीजें एक अलग अलग है. हम लोगों की चीजें इनसे मैच नहीं करती, तो हमें ये सब अलग अलग है. तो आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा. कॉमन से क्वेश्चन है, कभी मत छोड़ना. कोई भी ऑप्शन दिया हो, मतलब सिमिलर दिया हो, जैसे ह्यूमन है तो एनिमल है, तो यहाँ पे अगर मान लो लॉयन लिखा होता, ह्यूमन की जगह लिखा होता लॉयन, एनिमल्स के अंडर ही लॉयन आता है, तो तब ये आपका ये सही होता. बट यहाँ पे लिखा है ह्यूमन. ह्यूमन लिखा है, इसलिए यह आंसर गलत है. ये करेक्ट है क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा. एबीसीडी पढ़ी है छोटी क्लास में. एबीसीडी के बेस पे वो क्वेश्चन है. कैसे क्वेश्चन है वो देखो. एक वर्ड दिया है स्पार्क, स्प्रे, स्पीड, और मान लेते हैं इट इज, चलो 3 लेते हैं. Following question word is saying arrange in ascending following manner.
फॉलोइंग मैनर में अरेंज करना है। तो मोस्टली क्या होगा कि इनको किस तरीके से अरेंज करना है वो देखो। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। अगर देखिए कि हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, एबीसीडी में सबसे पहले तो हमें इनको नंबर वाइज मान लीजिए एस किसी पे आता है, पी किसी पे आता है, आर किसी नंबर पे आता है, तो हमें इनको अरेंज करना है सीरीज। अब सबसे अच्छा सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आपको ये देखना है, क्योंकि हम लोग इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो ये काम तो चलना नहीं, लिमिटेड टाइम होता है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे इजीएस्ट चीज ये है कि ये क्या है, एस पी एस पी एस पी। देखिए हमारे पास गिवन कि एस पी ऊपर से नीचे तक की कॉमन है, हमें इसको देखना ही नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, पहले ए देन ई, तो अच्छे से पता है सबसे पहले आता है ए जो होता है फर्स्ट पे, ठीक है, और ई आता है उसके बाद में। तो अब ये ऑप्शन तो कट गया ऐसे, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों चीजें कॉमन, तो हमें काउंट अप नहीं करना पड़ेगा। एंड वाई जेड, एबीसीडी अगर पढ़ी होगी तो वाई सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, सब कुछ कॉमन है ऊपर नीचे, तो इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसको अरेंज करना है, अरेंज करना है मतलब जो चीज है वो सबसे पहले आनी चाहिए। सो 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 5 डक्स इंफिनिटी, फिर 6 6 9 8 7 9 10 9। अब यहाँ पे फॉलोइंग मैंने देखेंगे तो ये दोनों चीजें सेम, बट यहाँ पे 8 एंड 7 आ रहा है, यहाँ पे 10 एंड 9 आ रहा है। इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये अरेंज बाकी की संख्या देखिए कि ये डिक्रीजिंग है, 10 से 9 हो रहा है, यहाँ पे 8 एंड 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, पर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, हमें छोटी संख्या को लेना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे स्पार्क, स्प्रे और स्लीप का ऑप्शन है। इन अ फॉलोइंग मैनर में स्पार्क का करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी अकॉर्डिंग से चलते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। फाइंड आउट ऑड वन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पहले ये इस तरीके से दिया था, इस तरीके से हो गया, एंड अब ये इस तरीके से दिया है तो था इस प्रकार से ऐसा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए हमें ऐसी चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन को देखिए, फाइंड आउट ऑड वन, जो ऑड होता है और सिंपल पड़ी है और निकालना है। देखिए इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ है। लॉजिकली सी बात है, जब एक ट्रायंगल है फिर उसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इनका और इनका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। ये सोचो भी मैं तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है, जहाँ पे ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, तो इट मींस इसके भी अंदर ही होगा सर्कल। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से डील किए जाते हैं। टेंथली अभी तो रीजनिंग के अभी लेफ्ट क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगी, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। सिलेबस का है
आपके पास है जीके या जीएस बोल सकते हैं, दोनों चीजें, रीजनिंग है। ठीक है, और आपके पास हिंदी है, इंग्लिश। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें देखो जीके में आपका मेनली क्लास 10th का क्राइटेरिया लिया जाएगा। 9th या 6th 7th क्लास में आप लोगों को मोस्टली एक एप्टीट्यूड की बुक आती है, वो रीड करनी है। जीके में जो बात है वो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से या जियोग्राफी से या सिविक्स है उससे पढ़ सकते हैं। एंड जो रीजनिंग का पार्ट है इसमें कोडिंग डिकोडिंग आता है। इसमें ही आपको नंबर्स में भी मिलेगी, अल्फाबेट्स में मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का सबसे कॉमन क्राइटेरिया है कॉम्प्रीहेंशन। आसान नहीं होता कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को मोस्टली हम लोग सबसे इजीएस्ट पार्ट समझते हैं, मैं खुद ही समझती हूँ, पर सबसे टफेस्ट पार्ट कॉम्प्रीहेंशन ही होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ दे देंगे, एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ो, तो उसका टाइटल निकालो। और टाइटल से मतलब ये नहीं कि अगर पढ़ाई के बारे में चर्चा हो रही है तो पढ़ाई इसका टाइटल, एक बढ़िया सा यूनिक टाइटल हो। टाइटल भले मैच ना करे, बट हाँ टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे चैप्टर रिप्रेजेंट हो जाए। अब मोस्ट बात तो ये हो गई कॉम्प्रीहेंशन में। एक और सबसे बड़ी खराबी जो है, क्योंकि हम बात दोनों सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी की भी, तो मोस्टली लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, किसी को हिंदी में होती है। हिंदी के मोस्टली नहीं होती है, पर इंग्लिश में ज्यादातर सबको ही होती है। अच्छा, तो अभी हो गई इसका, फिर हो गई इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंड हिंदी में बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हिंदी में बहुत ही कॉमन है, अक्सर ही पाया जाता है। सब कुछ क्लास 10 की बेसिस पे होगा। क्लास 10 का है पार्ट, तो क्लास 10 की साइड क्लास 10 की हिंदी और इंग्लिश की बुक से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ जैसे आप लोग करेंगे। 5-6 क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए कुछ मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आएगा, बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश में से वो खुद से आएंगे। मेनली आ सकते हैं पर्यायवाची भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। और एक चीज ये है कि हिंदी में लेखक काव्य के बारे में भी पूछ सकते हैं, मैं पहले ही बता। उसमें उनका सन, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन सी सबसे फेमस किताब है, रचयिता हैं। और इंग्लिश में मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ये कौन से आ सकते हैं। वैसे हिंदी का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, जैसे फिर से मैं बता दे रही हूँ। सिलेबस रिकॉलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रोल करता है वो जीके और जीएस का होता है, उसके बाद रीजनिंग का होता है, उसके बाद इंग्लिश का होता है, हिंदी का। हिंदी मेरे अकॉर्डिंग से सबके लिए इजी होती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। जीके का जो स्कोप है वो इतना नहीं है। क्लास 10 की हिस्ट्री से, और मेनली हिस्ट्री से पढ़ो, ज्योग्राफी से पढ़ो, सिविक्स से किताब उठा के नहीं पढ़े, क्योंकि टाइम अब इतना नहीं है कि आप किताब उठा के पढ़ें। पर हाँ, अगर पढ़नी ही है तो उनकी जो डेट्स हैं, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, वो पढ़िए। जलियांवाला बाग पढ़िए, कब हुआ था, ये सब पढ़ना है, इसका और कुछ नहीं। रामचरितमानस किसने लिखी है, 9th की भी आ सकती है। मोस्टली 9 to 10 का ही क्राइटेरिया लेंगे। एप्टीट्यूड वगैरह 6 7 में पढ़ाया जाता है, मतलब फर्स्ट से लेके 10 तक की सब कुछ आना, सब क्लास का सबमिशन है ना। फर्स्ट से 8 तक की कुछ होता ही नहीं है जो आएगा ऐसा कुछ। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो उसमें से उठा लेती हैं। और सबसे और अच्छी बात मैं बता दूं, क्योंकि ये जीके है, जीके मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी होती है, एक जनरल अवेयरनेस भी है, जिसको जीए लिखा है। बट मैं आपको बता दूं, हो सकता है
आई एम नॉट श्योर, हो सकता है फिजिक्स में से उनके डायमेंशंस पूछ लें कि एरिया को किससे नापा जाए, मीटर्स में, लीटर्स में, विच, इसमें क्या, ये सब भी आ सकता है। डायमेंशंस से मेरा मतलब है कि डायमेंशन मैंने बहुत बड़ा ही ले लिया, एसआई यूनिट पूछे, एसआई यूनिट पूछेगी, डायमेंशन मैंने कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया, एसआई यूनिट आएगी। और एसआई यूनिट फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं आएंगे, इतना मैं डेड श्योर हूँ, फॉर्मूले आएंगे ही नहीं। और हिंदी और इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनियम्स सेल्फ से ही पढ़ो, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनियम्स में मैं कुछ हद नहीं कर, मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ही जाओ, वहां पे सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ के साथ मॉक टेस्ट होंगे, पीवाईक्यू से मिलेंगे। पर यहाँ पे इकट्ठे इतनी सारी चीजें पढ़ाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अभी फिलहाल सिलेबस का क्राइटेरिया चेक कर लिया, इसमें नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट से आएंगे, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएंगे और 5 डिस्कशन जो ऐसे सेपरेट से आते हैं वो आएंगे। जीके एंड जीएस में मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आएगी और उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स आएगी और रियल पॉलिटिक्स चल रही है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आ सकते हैं। जैसे पूछा था हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला और जो करंट है उसकी ज्यादा संभावना है, पहला पढ़ो और करंट में पढ़ो। और कुछ एक्ट पढ़ो, जैसे एक्ट 12 से एक्ट 21 तक की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि एक्ट 12 से 21 तक की इन एक्ट का मतलब क्या है। स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में मैं बता देती हूँ। आपके 28 बताए हैं स्टेट्स एंड इसी अकॉर्डिंग से कैपिटल्स हैं। तो स्टेट्स एंड कैपिटल्स में बहुत सारे, जैसे आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर। तो इस तरीके से सारे की सारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स पढ़ना, यूनियन टेरिटरीज पढ़ना, जो सेपरेट हुआ है उसको चेक करना, करंट सिलेबस से बिल्कुल अटैच हो जाना। पर इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर जाके पढ़ना, न्यूज़पेपर्स वो भी दैनिक जागरण तो बिल्कुल मत पढ़ना, मुझे नहीं लगता उसको कोई काम का हो। उसमें इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल की निकलती नहीं। हाँ, ये जरूर है कि स्पोर्ट्स का थोड़ा ध्यान रखना, स्पोर्ट्स का जरूर पढ़ लेना थोड़ा भी बहुत, बाकी मुझे नहीं लगता। हाँ, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट में बताने वाली थी वो है जैसे बल्ब किसने बनाया है, ये सब ज्यादातर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रीजनिंग एंड जीके कंबाइन में पढ़ेंगे और वो भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने रीजनिंग का व्यू दिखा दिया, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।